प्यारे बच्चों, आज हम मानचित्र का प्रश्न करेंगे। ये मानचित्र हमारा छठे अध्याय में से लिया गया है। जो हमारा छठा अध्याय है मुग़ल दरबार। इसमें जो हमारा ये मैप है, बाबर के आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी, ये हमने इस मैप में बताना है कि जब बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस समय यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का शासन था और दिल्ली सल्तनत का उस समय जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था। कहा जाता है कि वो एक बहुत ही घमंडी शासक था और उसके दुर्व्यवहार के कारण उसके जितने भी सरदार थे वो सब उसके विरोधी हो गए थे। और भारत में स्थिति उस समय ऐसी थी कि छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इनमें आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता था उससे पूरे भारतवर्ष में अराजकता और अशांति फैली हुई थी। और ये इस बात को दर्शाता था कि उस समय कोई भी अगर शक्तिशाली आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण करता है और अपनी वो शक्ति और दृढ़ निश्चय के बल पर भारत के ऊपर विजय प्राप्त करना उसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो वही बाबर के साथ हुआ। बाबर जब यहाँ आया उसने देखा कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति जो थी वो बिगड़ी हुई थी, इसलिए उसने उसका लाभ उठाया और यहाँ पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत का अंत करके यहाँ पर उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब आपको मैं विस्तार से बताती हूँ ये मानचित्र आपने कैसे भरना है। अब देखो ये दिल्ली है, ठीक है, ये पर दिल्ली सल्तनत का था। ये जो मैप में लाइनिंग लगी हुई दिखाया हुआ है, जितना भी क्षेत्रफल जितना भी इलाका लाइनों में है दिखाया हुआ लाइनिंग की हुई है, वहाँ पर सारा दिल्ली सल्तनत के अधीन था, जिसमें लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा, जौनपुर, कालिंजर, ये जितने भी इलाके थे ये सब दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। ठीक है, और बाकी जो पूरे भारतवर्ष के जो अन्य राज्य हैं वो वहाँ पर स्वतंत्र शासन था, जो कि आपस में शक्ति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते थे। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में अलग अलग राज्य स्थापित थे। तो सबसे पहले दिल्ली में आपको जैसे मैंने बताया कि ये दिल्ली यहाँ पर इब्राहिम लोदी का शासन था और उसके दुर्व्यवहार के कारण जो उसके अपने साथी थे वो उसके विरोधी हो गए और दिन प्रतिदिन उसकी शक्ति कम होने लगी और उसकी जो सल्तनत की सीमाएं थी वो भी छोटी होगी, क्योंकि उसके प्रांतीय गवर्नर जो थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी थी। इसलिए अब ये इतना शक्तिशाली राज्य नहीं रहा था, यहाँ पर कोई भी आक्रमण करके इस पर विजय प्राप्त कर सकता था। ठीक है, फिर उसके बाद है पंजाब। यहाँ देखो, यहाँ पंजाब है और पंजाब में जो कि था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का ही एक हिस्सा था और वहाँ पर पंजाब में दौलत खां लोदी यहाँ का सूबेदार था, लेकिन वो भी स्वतंत्र होना चाहता था और वो चाहता था कि इब्राहिम लोदी से उसको आज़ादी मिल जाए। इसलिए उसने इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी को अपने साथ मिला लिया था और उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। तो बाबर तो ऐसे मौके की तलाश में बैठा था, तो इसलिए उसने भारत के ऊपर आक्रमण करना उचित समझा। फिर ये देखो बंगाल आ गया। यहाँ पर ये बंगाल है। बंगाल में उस समय नुसरत शाह हुसैन का शासन था। ये देखो ये बंगाल है और यहाँ पर नुसरत शाह हुसैन का शासन था। वो एक शक्तिशाली शासक था और उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली थी या बढ़ा लिया था। बिहार और उड़ीसा को विजित करके अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, और उसके लिए बाबर ने भी अपने जो आत्मकथा है तुझके बाबरी, उसमें लिखा है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली और योग्य शासक था। ठीक है, फिर उसके बाद है मालवा में उस समय महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपने राज्य कार्यों में इतना ज़्यादा प्रवीण नहीं था, बल्कि उसकी सारी शक्तियाँ उसके प्रधानमंत्री मेदिनी राव के हाथ में थी और मेदिनी राव यहाँ पर हिंदू व्यक्तियों को नियुक्त करता था, इसलिए मुस्लिम उसके विरुद्ध हो गए थे। फिर है मेवाड़। यहाँ देखो मेवाड़ में सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य था उत्तरी भारत का। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। ये देखो ये चित्तौड़ है, ये उसकी राजधानी है।
और यहाँ का शासक था राणा संग्राम सिंह, जिसे कि राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। अब वो इतना शक्तिशाली था कि उससे सभी डरते थे। वो दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसलिए अगर कोई भी आक्रमणकारी यहाँ पर आए तो उसे सबसे पहले राणा सांगा से टक्कर लेनी आवश्यक थी। ठीक है, फिर उसके बाद है गुजरात। ये देखो, ये गुजरात है। यहाँ का शासक था मुजफ्फर शाह द्वितीय। ठीक है, अब गुजरात के शासक की मेवाड़ और मालवा के शासकों के साथ लड़ाइयाँ चलती रहती थी, इसलिए उसकी शक्ति को गहरा आघात लगा। और 1526 ईस्वी में जब बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय मुजफ्फर शाह की तो मृत्यु हो गई थी और उसका बेटा बहादुर शाह गुजरात का शासक बन गया था, जो कि एक शक्तिशाली शासक था। अब ये आ गया देखो सिंध। सिंध में 1520 ईस्वी में कंधार के गवर्नर शाह बेग अर्गुन ने समरा वंश के शासक को पराजित करके सिंध पर अधिकार किया। ठीक है, और उसके बेटे शाह हुसैन ने मुल्तान को अपने अधीन किया। इसलिए जब बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उससे पहले सिंध में अफगानों की शक्ति स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, अब ये आ गया कश्मीर। कश्मीर में बाबर के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह का शासन था। ठीक है, कौन था यहाँ का शासक? मोहम्मद शाह था। ये है कश्मीर। मोहम्मद शाह शासक था, वो एक अयोग्य और निकम्मा शासक था। उसकी सारी शक्ति जो थी वो उसके एक मंत्री काजी मलिक चक के हाथ में थी, जो कि स्वयं स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था। और कुल मिलाकर जो कश्मीर की थी आंतरिक स्थिति वो उस समय बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। अब आते हैं दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में उस समय 2 राज्य थे और दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी वो भी अच्छी नहीं थी। 2 राज्य, एक बहमनी राज्य था और एक विजयनगर साम्राज्य था। बहमनी राज्य 5 राजवंशों में विभाजित था। ठीक है, ये देखो 5 राज्य ये हैं अहमदनगर, ये है बीजापुर, ये है बीदर, ये बरार और ये गोलकुंडा। ठीक है, अब इनमें सब में अलग अलग राजवंश स्थापित है। अहमदनगर में निजाम शाही राज्य था, बीजापुर में आदिल शाही राज्य था, बीदर में बरीद शाही राज्य था, बरार में इमाद शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही राज्य था। और ये 5 राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और इसकी वजह से जो बहमनी राज्य की पहले की पुरानी जो शान और शौकत थी वो समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, और ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। फिर उसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य उन्नति के शिखर पर था। ठीक है, और यहाँ का शासक उस समय कृष्णदेव राय था, जो कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे महान शासक था। उसका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। उसने अपने शासनकाल में जितने युद्ध किए हर युद्ध में उसने विजय प्राप्त की। उसने बहमनी, बीजापुर, उमातूर, उड़ीसा, गोलकुंडा सबको पराजित करके अपने अधीन किया और एक योग्य शासन प्रबंधक, कला और साहित्य का संरक्षक और बहुत ही योग्य शासक था। तो कुल मिलाकर बाबर के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। कुछ क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत का शासन था, कुछ क्षेत्र जो थे वो स्वयं स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे, लेकिन उनमें आपस में खींचातानी चलती रहती थी, जिससे राजनीतिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। और उसका फ़ायदा उठाकर बाबर ने यहाँ पर जब आक्रमण किया तो उनको पराजित करके अपने अधीन किया और एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की। धन्यवाद।